हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम 11th फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो बेसिक और फाउंडेशन दोनों फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। अतः हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको सीरियसली आप इसको रिवाइज भी करेंगे और ये आने वाले समय के लिए आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला चैप्टर है। अतः ध्यान से पढ़ें। चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में हम कहेंगे इसे मात्रक एवं मापन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, सबसे पहले भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों के बारे में बात करें कि वे राशियां जिनका मापन संभव हो या जिनका मेजरमेंट किया जा सके, उन्हें भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए, वे राशियां जिनका मापन संभव हो या किया जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की बताई गई हैं। मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न भौतिक राशियां डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो प्रकार इसके हैं। अब मूल भौतिक राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनका मान अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर न करे उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं, जो प्रकृति में सात हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों से बनाई हुई भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। मूल भौतिक राशियों की बात करें तो मूल भौतिक राशियां बताई वे भौतिक राशियां जिनका मान स्वतंत्र होता है या अन्य किसी पर निर्भर न करे उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। ये प्रकृति में कितनी मानी गई है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ये। इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे 7 भौतिक राशियों के नाम: दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रतिबंध तीव्रता। तो एक एक करके इनकी परिभाषाएं वगैरह भी तैयार करते चलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें दूरी। दूरी क्रिप्टॉन 86 परमाणु के द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी और लाल रंग की तरंगों की जो लंबाई मानी गई 1650763.73 1650,763.73, ये संख्यात्मक मान याद रखेंगे। तरंगों की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। एक अन्य परिभाषा भी बताई गई है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाएगी उसे 1 मीटर कहेंगे। अब वैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में अगर दूरी तय करता हो तो 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करेगा। तो वो जो दूरी का पद है वो क्या कहलाएगा? 1 मीटर कहलाएगा। तो आप 1 मीटर को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, दूरी का मान कंप्लीट कर लिया। द्रव्यमान, द्रव्यमान स्मॉल m से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को 1 किलोग्राम को परिभाषित किया गया है। यह भी मूल भौतिक राशियों में है। मापन के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम PTIR प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ ली गई थी, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने हुए एक बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम परिभाषित किया गया था। और परमाणु की परिभाषा के आधार पर अगर बात करें तो कार्बन 12 के समस्थानिक तत्व में कार्बन 12 C12 जो बोलते हैं ना, C612, इसको काम में लिया तो समस्थानिक के लिए 5.018 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर माना इन्होंने? 1 किलोग्राम के बराबर माना। मतलब कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी लेंगे? 5.01 10⁻25 परमाणु लेंगे तो द्रव्यमान कितना होगा? 1 किलोग्राम, 1 kg के बराबर होगा। नेक्स्ट, समय। यह भी मूल भौतिक राशियों में है। समय सेकंड में मापा जाता है। 1 सेकंड को अगर परिभाषित करना है तो 1 सेकंड को परिभाषित करेंगे कैसे? सीजियम, सीजियम 133 परमाणु के विकिरण। अब इसमें मोबाइल नंबर याद रखना है, 91 92 63 17 70। इतने कंपन लगे। क्या है मोबाइल नंबर? दोबारा बोल रहा हूं, 91 92 63 17 70। ये डायल नहीं कर रहे हैं, केवल याद रखने का तरीका है। कंपनों में लगने वाला समय अंतराल 1 सेकंड के तुल्य होता है। यह विकिरण की मूल अवस्था के 2 सूक्ष्म स्तरों के बीच में होने वाले संक्रमण के तुल्य होता है। अब ये क्या बताया गया है कि जो विकिरण है
अब विकिरण एक्चुअल में प्रकाश के अन्य रूप को बोला गया है, जिसे विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो उसके दो मूल अवस्था के दो स्तर हैं, उन स्तर की बात करेंगे तो ये स्तर इस तरह से यहां से यहां तक तो होने वाले संक्रमण के तुल्य होता है। यह भी कह सकते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो ये जो समय लिया गया होगा वो 1 सेकंड के बराबर माना। और परिभाषित मानक परिभाषा क्या बनाई गई है, सीजियम 133 परमाणु के विकिरण के लिए 91, 92, 63, 17, 70 के कंपन हो तो समय अंतराल को कितना गिना जाएगा, 1 सेकंड गिना जाएगा। ये किसकी परिभाषा कंप्लीट की हमने, 1 सेकंड की। विद्युत धारा को परिभाषित करते हैं विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है और इसको एम्पियर में मापा जाता है मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के नियत संख्यात्मक मान के लिए। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 उसको उपयोग में लिया गया तो गुलाम जो मात्रक बनाया गया वो किसके बराबर, 1 एम्पियर के बराबर है। जहां सेकंड को डेल्टा VCS, अब डेल्टा CS के पदों में क्या है कि वेग का जो परिवर्तन अपन ले रहे हैं, जब भी आप परिवर्तन काम में लोगे आप उसको क्या किस रूप में लिखते हैं, डेल्टा के रूप में लिखते हैं। और एक अन्य परिभाषा और है जो 12th फिजिक्स में काम आएगी हमारे, कि दो समानांतर तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हों, उनकी लंबाइयां 1-1 मीटर हो, दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। समानांतर तार 1-1 लंबाई के 1 मीटर लंबाई के हों और उनके बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो। इनके बीच में जो बल लगेगा उसका आंकिक मान याद रखेंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा हो तो इनमें जो प्रवाहित धारा है वो 1-1 एम्पियर के तुल्य होगी। एक बार परिभाषा फिर रिवाइज कर रहा हूं कि दो समानांतर तार जिनके मध्य की दूरी 1-1 मीटर हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लगे तो उनमें प्रवाहित धाराओं का मान 1-1 एम्पियर के बराबर होता है। इसे हम 12th फिजिक्स में मानक 1 एम्पियर की परिभाषा भी कहते हैं। दो तार हैं, 1-1 मीटर लंबाई के हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगे तो इसे 1 एम्पियर की मानक परिभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, ताप, यह भी मूल भौतिक राशि है। ताप को ध्यान रखिएगा, ताप को थीटा, टी और टी इन 3 सिंबल से बताते हैं हम। टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको केल्विन में मापेंगे। एक केल्विन परिभाषित करने के लिए क्या लिया गया है, वोल्टेज मान नियतांक 1.38 10⁻23 लेते हैं, जूल बटा केल्विन मात्रक में व्यक्त करें, जो कि जूल मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 है ये बटे में, और केल्विन -2 है। उसके समान अगर मानेंगे तो किलोग्राम मीटर और सेकंड को HC और इनके पदों में लिखा जाएगा तो K का मान देखो, अब K क्या है यहाँ पे, K वोल्टेज मान नियतांक है जो गैसों के अणुगति सिद्धांत में आप पढ़ेंगे। गैसों के अणुगति सिद्धांत वाले चैप्टर में वोल्टेज मान नियतांक जो माना है उसको रेफरेंस मान के इन्होंने ताप को क्या माना है, ताप को कितना माना, 1 केल्विन। अब इसको ऐसे परिभाषित किया गया था, ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 kT। ठीक, इसकी वैल्यू को काम में लें, ऊर्जा की वैल्यू ऐसी रखें कि K के बराबर अगर मान आ रहा है तो ताप का मान किस रूप में रखा जाएगा, 1 केल्विन के बराबर रखा जाएगा। किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, S2 माइनस का मतलब है कि S2 सेकंड इनवर्स नीचे है और केल्विन माइनस में है, 1 बटे में है। तो इन पदों को अगर काम में लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 केल्विन को परिभाषित कर सकते हैं। यह भी कह सकते हो कि वोल्टेज मान नियतांक के संख्यात्मक मान को काम में लेंगे, 1.38 10⁻23 को उपयोग में लें जूल बटा केल्विन के रूप में। ये जूल बटा केल्विन यहां से लिया गया है, ये जूल में मापेंगे। ताप को किस में मापते हैं, केल्विन में, तो जूल बटा केल्विन के रूप में किया जाए तो ताप का मान 1 केल्विन के रूप में परिभाषित कर सकते हो। और ये ऊर्जा का जो मान है ना, ये E बराबर H न्यू होता है, HC/λ भी होता है
उसके रूप में भी अगर आप डेल्टा के रूप में परिभाषित करेंगे तो ताप को कितना परिभाषित कर सकते हो, 1 केल्विन परिभाषित कर सकते हो। ये इसके परिभाषित मान है। आगे बढ़ाते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। 1 मोल अवगाद्रो संख्या है, 6.02 into 10⁻23 अवगाद्रो नंबर है ये, कि मूलभूत कण होते हैं। ये संख्या अवगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है जब इसे मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाएगा। तो 1 मोल परिभाषित करने के लिए आप 12 ग्राम कार्बन लो, या जल की मात्रा लेंगे तो 16 ग्राम आप लेंगे। तो इस तरह से हम कार्बन के रूप में 12 और जल की मात्रा में, जैसे जल H2O लेते हैं हम, 16 नहीं लेंगे। जल की बात करें तो जल के लिए बात करें तो H2O लेंगे ना, तो ये 2H प्लस O। अब ऑक्सीजन लेते तो 16 और इसका 2, तो 18 मात्रा लेंगे इसकी, तो जाके 1 मोल परिभाषित किया जा सकता है। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है वैसे देखा जाए तो 1 मोल को परिभाषित करने का तरीका है कि ग्राम में मात्रा और अणुभार समान रखोगे तो अवगाद्रो नंबर जो है, ये अवगाद्रो संख्या कहलाती है, ध्यान रखना, Na 6.02 into 10⁻23 ये 1 मोल को परिभाषित करेगी। ये हमारे मूल भौतिक राशियां हैं, इनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, क्या नाम है इसका? प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। ठीक है। इतनी आवृत्ति 540 into 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के एक वर्णी मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य एक समान हो, विकिरण को दीप्त प्रभाविकता कैंडेला के रूप में काम में लेंगे तो 1/683 भाग होता है। देखा जाए तो क्या है इसका? 1/683 भाग अगर काम में लेते हैं तो 1 ल्यूमेन पर वाट, ये है Lm पर वाट है, ये के मात्रकों में व्यक्त किया जाएगा तो CD स्टेरेडियन और वाट इनवर्स, कैंडेला स्टेरेडियन और वाट इनवर्स, यह कह सकते हो CDSR। ठीक है। कैंडेला स्टेरेडियन किलोग्राम बटे में है, मीटर स्क्वायर बटे में है, और S3 सेकंड इनवर्स S3 के रूप में है, सेकंड के रूप में के समान है, जहां पर किलोग्राम, मीटर और सेकंड को HC के पदों के रूप में परिभाषित कर सकते हो। H प्लांक नियतांक है और C प्रकाश का वेग है, इसके रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। आवृत्ति कितनी रखनी, दोबारा बोल देता हूं, 540 into 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति रखेंगे। 1 वर्णी प्रकाश आप काम में लेंगे तो ज्योति तीव्रता का मान किस रूप में परिभाषित हो जाएगा? 1 कैंडेला के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अब कुछ लंबाई के जो पद हैं उनके ज्यादातर काम आने वाले मात्रक जो हमने काम में ले रखे हैं, वो जैसे 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। एक एक्सरे यूनिट जो होती है, एक्सरे यूनिट 1x यूनिट 10⁻−13 मीटर माना गया है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻8 हो गया, मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻7 हो गया। ठीक है। माइक्रो मिली में बदलेंगे तो 0.1 हो जाएगा। ये बदलाव आप इसमें गणितीय रूप से कर सकते हैं। माइक्रोन दूरी का ही मात्रक है, लंबाई का मात्रक। माइक्रोन में 10⁻6 होते हैं। एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोलॉजी यूनिट होती है। अब एस्ट्रोलॉजी यूनिट क्या होता है? अब एस्ट्रोलॉजी अपन हिंदी में बोलते हैं खगोलीय। आकाशीय पिंडों को मानक मानकर, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इनकी गणनाओं को काम में लेकर जो मापन किया गया वो खगोलीय मात्रक कहलाया। और इसके लिए एक एस्ट्रोलॉजी यूनिट में 1.49 10⁻11 मीटर, लगभग 1.5 10⁻11 मीटर बोलते हैं। ठीक है। किलोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁸ हो जाएगा, 1000 का भाग देंगे तो। 1 प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। याद रखना, ये सब कंपटीशन में काम आने वाले टॉपिक पढ़ रहे हो आप। 1 लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर है। 1 लाइट ईयर में 9.46 10⁻15 मीटर होंगे। 1 पार्सेक, ये भी दूरी का मात्रक है, और 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 पार्सेक क्या है? 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 1 प्रकाश वर्ष का कितना गुना करना है आपको? 3.26 गुना करना है, तो ये पार्सेक बन जाएगा।
द्रव्यमान का मापन जो कर सकते हो आप अन्य पदों में, चंद्रशेखर यूनिट, भारतीय वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, उनके नाम के आधार पर एक इकाई दी गई। एक चंद्रशेखर यूनिट सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ये सूर्य के द्रव्यमान का होता है 1.4 गुना। ठीक, अब सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10 की घात 30 kg। सूर्य का मास कितना है याद रखना, आप आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10 की घात 30 kg। जब आप इसको 1.4 से गुणा करेंगे तो 2.8 ये 10 की घात 30 हो जाएगा। 2.8 × 10 की घात 30 किलोग्राम हो जाएगा। एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो द्रव्यमान के अन्य मात्रक या पद हम इस रूप में आगे पढ़ेंगे, ये याद रखेंगे इनको। 1 क्विंटल जो सामान्य वजन नापते हैं बोरियों वगैरह के ऋण के लिए किसान, 1 क्विंटल में कितने होंगे? 100 किलोग्राम। परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये 12th फिजिक्स में काम आएगा, ध्यान रखना। ये वाला जो टॉपिक है ये 12th फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो 12th फिजिक्स से काम आने वाला टॉपिक है। एक एमयू में 1.66 अप्रोक्सीमेट क्या बोल सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 1.67 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। और इस ये 12th में काम आने वाला टॉपिक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को विशेष कोटि में मापते हैं, उसे एएमयू कहते हैं, 1 AMU। और इसको 1 AMU तो लिखते ही लिखते हैं, आगे जाके आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें 1U भी लिखा जाएगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है 12th फिजिक्स का कि 1 AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1.66 होते हैं, पॉइंट में लगाएंगे आगे तो अप्रोक्सीमेट बना लेते हैं। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। समय का मापन जो अन्य तरीके से कर सकते हैं अन्य इकाइयों में, एक वर्ष सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक पूरा चक्र लगाती है तो 1 वर्ष कहलाता है, 1 ईयर। चंद्रमास, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करेगा तो उसे चंद्रमास कहते हैं। एक चंद्रमास में ध्यान रखना 27.3 दिन होते हैं। हमारे यहाँ तो एक महीने में लगभग हम 30 दिन बोलते हैं, एक महीने में 30 डेज बोलते हैं ना, 30 दिन। तो उन 30 दिनों की तुलना किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, पृथ्वी के चक्रण के लिए। लेकिन जब चंद्रमास की बात करेंगे तो एक चंद्रमास में कितने दिन होंगे, 27.3 दिन होंगे, ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद सौर दिवस, सोलर डेज। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष के पारित एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय सौर दिन कहलाता है। चूंकि यह समय दिन और प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, अतः एक वर्ष में सभी दिनों के अंतरालों का औसत लेकर सौर दिन ज्ञात किया जा सकता है। अब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के द्वारा अक्ष के पारित घूमने में लगा समय क्या कहलाएगा, एक सौर दिन या सौर दिवस कहलाएगा। एक सौर वर्ष बराबर 365.25। इसका मतलब क्या है कि 1/4 भाग है ये। लीप ईयर्स का नाम सुना है ना आपने, कि 4 वर्षों बाद में लीप ईयर्स आता है, तो यहां 365 से 1/4 है ये, ठीक। और अगर हम एक सौर दिवस निकालना चाहें तो एक सौर वर्ष का 1/365 से 1/4 या 365.25 भाग निकाल लो, तो ये सौर वर्ष में रूपांतरण कर सकते हो आप इसका। एक सौर दिवस बराबर है सौर वर्ष का कितना भाग, 1/365.25 बोल दो या 365 से 1/4 बोल दो। सेड्रियल दिवस, सेड्रियल डे जो बोलते हैं, किसी दूरस्थ तारे के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के पारित एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय सेड्रियल दिवस कहलाता है। और एक सौर वर्ष सेड्रियल दिवस के बराबर बोलेंगे तो 366.25 बोला गया। हमारे पृथ्वी के सापेक्ष तो 365 से 1/4 बोल रहे थे, यहाँ 325 मतलब 1/4 सेड्रियल दिवस। और ये इसको औसत दिवस मान लिया, 365 से 1/4 दिन। एक सेड्रियल दिवस लगभग मतलब इससे कम है, इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे ना तो एक सौर दिन एक सेड्रियल दिवस से कम माना गया है। सेक समय का सबसे छोटा मात्रक है ये,
और 1 सेक में 10⁻⁻8 सेकंड होते हैं। याद रखना, कंपटीशन के हिसाब से तैयार करके रखेंगे। 1 सेक में 10⁻⁸ सेकंड का समय होगा। इसके बाद आता है, अच्छा इसमें एक स्टेप और थी हमारे लिए कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बात करेंगे तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो है कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां कैसी होती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उसके बारे में बात करते हैं। कि वे भौतिक राशियां, सेकंड नंबर की भौतिक राशियां थी, वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बनाई जाए उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इनकी प्रैक्टिस एक सारणी के रूप में आगे दे रखी है, पर मैं परिभाषित कर दूं पहले आपको कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बनाई जाए उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने कहा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो दूरी 2 बार काम आ रही है ना, दूरी वाला पद 2 बार काम आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो दूरी वाला पद जो 2 बार काम आ रहा है तो ये मूल भौतिक राशियों पर निर्भर है। आयतन की बात करें, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें दूरी वाला पद कितनी बार काम आएगा, दूरी वाला पद काम आएगा इसमें 3 बार। अतः व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हुई, मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनाई गई भौतिक राशियां कहलाएंगी। इसी प्रकार एक एग्जांपल और बताऊं, फिर आगे सारणी के रूप में तैयार करेंगे। वेग बराबर होता है दूरी या विस्थापन बटा समय। अब आप ध्यान दो कि ये जो पद चल रहा है वेग, दूरी और समय मूल भौतिक राशियों पर निर्भर है कि नहीं है, इसलिए इनको नाम दिया व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या नाम दिया इनको, व्युत्पन्न भौतिक राशियां नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 प्रकार की भौतिक राशियां समझाई है। मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करे, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। प्रकृति में 7 होती हैं और 7 मूल भौतिक राशियों की परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमने व्युत्पन्न भौतिक राशियों की परिभाषा बनाई कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनाई जाएंगी उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। और इनका मान, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मान किस पर निर्भर करेगा, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा। इनकी और प्रैक्टिस आगे हम एक सारणी के रूप में आगे करने वाले हैं, वहां इनकी पूरी व्याख्या होगी और इनके मात्रक और विमाय बनाना हम धीरे धीरे सीखेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो हमने पढ़ा है, जो मात्रक और मापन वाला चैप्टर जो चल रहा है, उसमें हम आगे इसके बाद भौतिक राशियों से जुड़ी हुई मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां क्या होती है कि जिन पद्धतियों में भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उन्हें मात्रक पद्धतियां कहते हैं। मात्रक पद्धतियां क्या होंगी, जिन पद्धतियों में भौतिक राशियों का मापन किया जाता है या जिनमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, जिनमें भौतिक राशियों का मापन किया जाता हो उन्हें मात्रक पद्धतियां कहते हैं। मात्रक पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं। मात्रक पद्धतियां कितने प्रकार की बताई गई हैं, 4 प्रकार की। पहली पद्धति एफपीएस पद्धति, दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापा गया। एफपीएस पद्धति दूरी का मापन किसमें किया गया, फुट में, द्रव्यमान का पाउंड में, समय को सेकंड में। सबसे प्राचीन पद्धति है जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा खोजी गई थी। पर इसमें क्या होता है, पैरों की लंबाइयां जो फिट है
वो अलग अलग मापन के होते हैं, इसलिए लगभग मान प्राप्त हुए। पाउंड, एक ग्राम में एक पाउंड में 453 पॉइंट कुछ ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 453 पॉइंट कुछ होगा तो लगभग मान प्राप्त होगा। एक पाउंड की बात करें तो ग्राम की वैल्यू 453 पॉइंट में है, इसलिए इसमें लगभग मान प्राप्त हुए। दूसरे प्रकार की जो पद्धति काम में ली गई वो सीजीएस पद्धति थी। इस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में एस या एसईसी दो लिखते हैं। सेकंड को एस भी लिखते हैं और एसईसी भी लिखते हैं। दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा गया। तीसरे प्रकार की पद्धति आई एमकेएस पद्धति। अच्छा, इसमें सीजीएस पद्धति में कमी क्या थी कि सीजीएस पद्धति में जो भौतिक राशियां मानी गई उनकी गणनाएं थोड़ी बड़ी हुआ करती थी। उस कमी को दूर करने के लिए कौन सी पद्धति काम में ली गई? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में दूरी को मीटर में मापा गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया और समय को सेकंड में मापा गया। यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित पद्धति बन गई, पर इसमें भी कमी क्या थी कि ये तीन भौतिक राशियों का ही मापन कर सकी, दूरी, द्रव्यमान और समय। जबकि मूल भौतिक राशियां कितनी थी? 7। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रतिबंध, तीव्रता। इन 7 भौतिक पदों को ये नहीं समझा पाए, तो लास्ट में जाके एक सिस्टम इंटरनेशनल एसआई पद्धति बनी, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी नाम दिया गया। अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं इसको। इसमें सभी मूल भौतिक राशियां जो दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, इन सभी पदों का मापन किया गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, धारा को एम्पियर, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा गया? मोल में, और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता को कैंडलम में मापा गया। तो ये 4 मात्रक पद्धतियां हैं, ठीक है, जिनमें भौतिक राशियों का मापन किया जाता हो उन्हें मात्रक पद्धतियां कहेंगे। एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, ये 4 मात्रक पद्धतियां हैं। अब आगे हम पूरक मात्रक की व्याख्या करेंगे। जो पूरक मात्रक है, कोणों से संबंधित मात्रकों को पूरक मात्रक कहा गया। इसके पहले वाले वीडियो कक्षाओं में हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मूल मात्रक, मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा गया, ये 7 होते हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा गया, जो अनगिनत हो सकते हैं। जो प्रैक्टिस में आप लेते हो सूत्र, वो सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं, ठीक है। और अब हम पूरक मात्रक, कोणों से संबंधित जो मात्रक होते हैं, कोणों से संबंधित मात्रकों को नाम दिया गया पूरक मात्रक, ठीक है। पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन, ठीक। रेडियन, वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को रेडियन में मापा जाता है। ये थीटा, यहां पे आप इसे चाप कहते हो, इसे त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ते हैं हम, 10th त्रिकोणमिति में भी पढ़ा हमने और 11th फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक पाई रेडियन है, उस पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ये कहां से बनाया जाता है कि एक वृत्त को अगर पूरा घूमेंगे तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 होता है।
2 पाई रेडियन बराबर कितना 360, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इससे दो कंपटीशन के फॉर्मूले बना सकते हो आप। 1 रेडियन में कितना होगा, तो 1 रेडियन में होगा 180 डिग्री बटे पाई। आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 डिग्री बराबर, इसको इधर ले आना, पाई बटा 180। 1 डिग्री, ये जो डिग्री यहां से छूटा हुआ है ना, ये 1 डिग्री यहां छोड़ दो तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री याद रखेंगे। और इससे अन्य दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। इसे पाई रेडियन में मापते हैं। कई बुक्स में पाई ऐसा भी लिखते हैं और पाई सी भी लिखते हैं। ये पाई रेडियन को पढ़ने का तरीका है। नेक्स्ट है स्टेरेडियन। इसको ठोस कोण और एक और नाम होता है इसका घन कोण भी कहते हैं। ये ठोस गोले के केंद्र पर बनता है और इसको स्टेरेडियन एस आर या ओमेगा से दर्शाते हैं। ठोस गोले का क्षेत्रफल ऊपर और उसकी त्रिज्या का वर्ग नीचे। ठोस गोले का क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। एस आर या ओमेगा से दर्शाएंगे। ठोस गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर लेते हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन। ये 12th फिजिक्स भी जब आप पढ़ेंगे तो 12th फिजिक्स में भी आपको काम में लेना होगा कि एक स्टेरेडियन में कितने रेडियन होंगे, 4 पाई रेडियन होंगे। और 1 पाई में, अभी मैंने आपको बताया 1 पाई रेडियन में कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो आप 180 से गुणा करेंगे तो आप इसको हटा के 720 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो एक स्टेरेडियन या ठोस कोण में कितने डिग्री का कोण, 720 डिग्री। और 12th फिजिक्स में मैं यहां लिख भी देता हूं, ये 12th फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो 12th फिजिक्स में आपको ये काम में लेना है। जब गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति में ये वाला कोण 720 डिग्री या 4 पाई रेडियन वाला पद काम आएगा आपके। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक बार वापस से। हमने पूरक मात्रक पढ़े। पूरक मात्रक क्या होते हैं कि कोणों से संबंधित मात्रकों को पूरक मात्रक कहा जाता है। और मूल या व्युत्पन्न मात्रकों के अलावा उपयोग में आने वाले मात्रकों को क्या नाम दिया गया है, पूरक मात्रक। रेडियन और स्टेरेडियन है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण पाई या पाई सी से दर्शाते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन कोण घन कोण या ठोस कोण कहलाता है और यह ठोस गोले के केंद्र पर बनने वाला है। ठोस गोले के क्षेत्रफल एवं त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को स्टेरेडियन एस आर या ओमेगा कहा जाता है। ये ओमेगा है, डब्ल्यू को थोड़ा सा तिरछा कर दो, ओमेगा पढ़ोगे आप इसको। और ये रेडियन, 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री। तो ये हमने पूरक मात्रकों के बारे में जानकारी कंप्लीट करी। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं।